हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले, आज से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में ये होगा कि जो भी क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन का जो डिटेल है उसको भी हम देखते चलेंगे साथ ही साथ, तो आपका बहुत सारी चीज़ें जो है कवर होती चलेंगी। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो है एक साथ चलने वाली हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट होंगे, तो फैक्ट के अनुसार जो है आपका काफ़ी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो चलिए आज का इसी वीडियो शुरुआत करते हैं, और ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश लेखपाल। इसमें अगर हम देखें तो टोटल प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो ये इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है कि इस बार सिलेबस पूरा चेंज हो गया, जो कि आपके सामने इधर लिखा हुआ है। तो इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कहीं भी आपका जो है मैथ से क्वेश्चन नहीं आना है, ना ही रीजनिंग का क्वेश्चन आना है। मतलब यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन है जो आपका DI से मात्र पूछा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं, तो उससे पूछा जाएगा। जो पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट के माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल है 65 क्वेश्चन या 65 नंबर आपका GS का। फिर 15 क्वेश्चन जो है आपका ये आएगा कंप्यूटर का। फिर 20 क्वेश्चन जो आपका आने वाला है इसमें यूपी स्पेशल से पूछा जाना है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से कंप्लीट आपका ये सिलेबस बना हुआ है। तो इसी के बेस पर ये नया प्रैक्टिस सेट शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे एक एक करके, सभी को इसमें देखने वाले हैं। तो आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, स्टार्ट करते हैं, जो कि दिया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। और इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया। ठीक है, एक बात और, जो लोग अभी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। ठीक है, अब ये अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन GS का दिया गया आपके सामने। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदवी कहा गया था। क्या कहा था? हिंदवी कहा था। जो छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोग आए, सिंधु के पूर्व में जो बसे, उनके लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी भाषा कहा गया। ठीक है, छठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर हम बात करेंगे तो पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए एक फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। जो हिंदू शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? ये फारसी शब्द है, तो इसका प्रयोग किया गया। फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को क्या कहा? हिंदवी कहा। तो यहाँ पे भाषा पूछा गया है बेसिकली, तो भाषा क्या हो जाएगी? हिंदवी हो जाएगा। ठीक है, तुर्कों ने क्या कहा? हिंदवी कहा। आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान इनमें से बताना है, कौन हो जाएगा? देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत जो था ये कब से कब तक रहा? तो दिल्ली सल्तनत जो है स्टेब्लिश हुआ 1206 ईस्वी में, और ये चला 1290 ईस्वी तक। ठीक है, 1206 ईस्वी में स्टेब्लिश हुआ, 1290 तक चला। प्रारंभ में इसको दास वंश भी कहा गया। ठीक है, दास वंश भी कहा गया, और इसको इलबरी जो है वंश भी कहा गया, इलबरी वंश। लेकिन इलबरी वंश उतना मान्य नहीं है। इसे इसके अलावा जो सर्वमूल्य मान्य इसको जो कहा गया वो था ममलूक वंश, ममलूक वंश। ठीक है, तो इसी को दिल्ली सल्तनत को ममलूक वंश, इलबरी वंश, दास वंश जब भी कहा जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये इसका मतलब कि दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहा है, जो 1206 में स्टेब्लिश हुआ, 1290 तक चला। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पूरा, सॉरी दिल्ली सल्तनत जो पूरा था वो, यहाँ पे अगर देखिए थोड़ा सा करेक्शन इसको कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत जो था इसमें, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक रहा था। मतलब कि बाबर के आने के पहले तक दिल्ली सल्तनत कहा जाता। अब इसमें जो ममलूक वंश था, पहला वंश जो था वो ममलूक वंश था। ममलूक वंश जो है 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। ठीक है, तो ये इसका करेक्शन है। और ममलूक वंश को ही ये दास वंश और इलबरी वंश भी कहा जाता है, लेकिन सर्वमान इसको ममलूक वंश ही कहा जाता है। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना जिसने ममलूक वंश के अधीन की बात करेंगे, तो प्रथम शासक जो था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका कार्यकाल कब तक रहा था? तो 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि ये 4 साल कार्यकाल इसका रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का।
ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। अगर मोहम्मद गोरी का गुलाम पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसने जो है गुलाम वंश की नींव रखी, ममलूक वंश या फिर इसको गुलाम वंश कह सकते हैं, नींव इसने ही रखी थी। और ऐबक का जो राज्य था, साम्राज्य था, पूरे उत्तर भारत में फैला था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सबसे पहले लाहौर को राजधानी किसने बनाया? तो इसी ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, यह प्रथम शासक हुआ। इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधियों से जो है शासन सब प्रारंभ किया। तो अगर पूछा जाए कि मलिक के उपाधि से कौन बैठा, तो यही, या फिर सिपह सलार, सिपह सलार। ठीक है, तो ये भी दोनों नाम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के परिप्रेक्ष्य में याद रखना। इसी के उपाधियों से शासन प्रारंभ किया और इसने कभी भी सुल्तान की पदवी जो है धारण नहीं की। ये आपको याद रखना, सुल्तान की पदवी धारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी नहीं की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श। लाख बख्श माने लाखों का दान करने वाला। ठीक है, ये लाखों का दान करता था, तो इसीलिए इसको क्या कहते? लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता। इसने 2 मस्जिद बनवाई है। 2 मस्जिद आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम, ये पहला इसका मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम इसी के द्वारा निर्मित किया गया था महरौली में। महरौली जो है दिल्ली में पड़ता है, तो महरौली दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। और दूसरी जो मस्जिद थी उसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो ये 2 मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में इसने बनाया था। अजमेर, अजमेर में इसके निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की नींव इसी के द्वारा रखी गई। इसका पूरा जो है बनवाया किसके द्वारा? पूर्ण निर्माण जो करवाया गया वो इल्तुतमिश, आगे जो राजा बनता है या सुल्तान बनता है दिल्ली का, उसी के द्वारा जो है कुतुब मीनार की नींव का पूरा निर्माण करवाया गया। ठीक है, और कुतुब मीनार की नींव जो थे ये सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में दिल्ली में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, इसकी मृत्यु अब बाद 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई? तो चौगान एक खेल है जो चौगान के नाम से जाना जाता है। उस कौन सा खेल है? तो पोलो को चौगान कहा जाता है। चौगान खेलते समय ये घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण इसकी 1210 में मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र जो था आराम शाह, आराम शाह, वो राजगद्दी पर बैठा, लेकिन ये क्या था? ये एक अयोग्य शासक साबित हुआ और ये जो है 1 साल बाद इसको परास्त किया। किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश जो है दिल्ली साम्राज्य का जो है सुल्तान बना। ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, 1211 से लेकर 1236 तक इसका जो है कार्यकाल रहा। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने जो है राजधानी दिल्ली लाकर यहीं से सुल्तान मतलब साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया, राज करना शुरू कर दिया। तो ये थे डाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस अवध को कब्जे में लिया? मतलब किस माध्यम से अवध को कब्जे में ले लिया? तो अवध, अब डलहौजी की बात करेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगर हम डलहौजी की बात करेंगे तो ये अपने जिस कार्य के लिए चर्चित रहा सबसे ज़्यादा, तो वो था हड़प नीति। ठीक है, कौन सा था? हड़प नीति। तो हड़प नीति के माध्यम से इसने अवध को क्या कर लिया था? कब्जे में ले लिया था। और वो भी किस प्रकार का आरोप लगाया था? तो कुशासन का आरोप लगाया था। किस प्रकार का? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जो है हड़प करके जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इसी की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो ये 1856 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1856 में हुआ था, जिसमें अवध का विलय जो है जेम्स आउट्रम था, जिसका रिपोर्ट दिया गया, उसी के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। तो जेम्स आउट्रम का भी नाम याद रखिएगा। और उस वक्त अवध के नवाब कौन थे? तो नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने जो है 1849 में पंजाब का विलय किया था। लेकिन पूछा जाए डलहौजी का कार्यकाल, तो ये 1848 में आया गवर्नर बनकर और 1856 तक ये रहा था गवर्नर। इसने सबसे पहले इस हड़प नीति यानी हड़प नीति के माध्यम से किस राज्य को सबसे पहले जो है मिलाया था? तो वो था सतारा राज्य। सतारा राज्य को मिलाया था 1848 में ही। और सतारा राज्य की बात करेंगे तो ये जो था, यहाँ के राजा कौन थे उनका नाम भी याद रखिएगा। उस समय उनका नाम था राजा अप्पा साहिब। क्या नाम था? अप्पा साहिब। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम किसको मिलाया गया? तो सतारा राज्य को मिलाया गया।
अप्पा साहिब वहाँ के राजा थे 1839 में। इसके बाद फिर जैतपुर को मिला लिया गया हड़प नीति के माध्यम से, ये दूसरा राज्य था। और संभलपुर, ठीक है, संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर ये दोनों उड़ीसा में 1849 में थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनका भी जो है कर लिया गया। उड़ीसा में नारायण सिंह जो है इसके राजा थे, ठीक है, नारायण सिंह क्या थे, इसके राजा थे। और नारायण सिंह जो था वो क्या था, निसंतान मर गया था। मृत्यु के पहले वो कोई पुत्र गोद नहीं ले सका था, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन डलहौजी ने इसे अमान्य घोषित करते हुए संबलपुर को उसी दौरान बुंदेलखंड में स्थित जो है जैतपुर को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश राज में मिला लिया। इसी के आधार पर आगे जो है बघाट है, बघाट को 1850 में, ठीक है, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में जो है अपने राज्य में मिला लिया था, विलय कर लिया था। तो ये था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, हड़प नीति के माध्यम। चलिए अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जो अंग्रेजों ने 1859 में इन्हें कहाँ पर फांसी दे दिया गया था, ये बताना, ठीक है। ये 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें से प्रसिद्ध नेता थे तात्या टोपे। इनको ब्रिटिश सरकार ने 1859 में शिवपुरी में इन्हें जो है फांसी दे दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, शिवपुरी नाम याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसको महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। बेलगाम अधिवेशन जो था ये ऐसा ही एकमात्र था जिसका महात्मा गांधी के द्वारा पहला और अंतिम बार अध्यक्षता किया गया था। ये 39वां अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा। बेलगाम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। तो यही था जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1922 का अगर हम बात करेंगे तो ये गया बिहार में हुआ था। इस समय इसके जो है अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था, CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास थे जिनको अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1923 में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ, वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 अधिवेशन हुआ था, 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन था। पहला हुआ था सितंबर में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन बने, तो मौलाना आज़ाद बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, सितंबर वाला। और दूसरा कब हुआ, दूसरा हुआ था दिसंबर में, ठीक है। और दिसंबर में जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ, ये काकीपाड़ा में हुआ, ठीक है, सॉरी काकीनाड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये दूसरा जो हुआ था 1923 में, वो कहाँ पर हुआ था, वो काकीनाड़ा में, लेकिन दिसंबर में हुआ था, ठीक है। ये पहला जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था सितंबर में। अब जो दिसंबर में काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था उसके अध्यक्ष जान लीजिए। तो उसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। जो दूसरा जो अध्यक्ष हुआ, दूसरा अधिवेशन हुआ 1923 का काकीनाड़ा में, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। 1925 का कानपुर अधिवेशन याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया गया था। और ये भारत की एक पहली महिला थी, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था, क्या, कांग्रेस अधिवेशन की, 1925 वाला कानपुर में जो हुआ था। और मौलाना आज़ाद जो थे ये 35 वर्ष की आयु में उस समय सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाता है कि कौन थे, बनाए गए थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 35 वर्ष थी उनकी अवस्था उस समय। तो सरोजनी नायडू जो बनी है प्रथम भारतीय महिला। और अगर ऐसे देखा जाए ओवरऑल पूरे कांग्रेस की अध्यक्षता महिलाओं में, तो 1917 में सर्वप्रथम एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। लेकिन ये प्रथम महिला तो थी लेकिन भारतीय नहीं थी, इसलिए 1917 भी इंपॉर्टेंट है, भी याद रखिएगा। और 1925 में सरोजनी नायडू वाला भी याद रखिएगा। इसके बाद 1923 में और क्या हुआ था, 1923 में एक झंडा सत्याग्रह होता, ठीक है, झंडा सत्याग्रह भी 1923 में हुआ था। और ये झंडा सत्याग्रह जो था ये मार्च अगस्त 1923 में हुआ था। इसका नेतृत्व पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। 1923 में ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में ही हुआ था। और गठन किसी के द्वारा किया गया उसमें, तो उसमें कौन कौन से थे, तो नेहरू थे, कौन, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन्होंने दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की
अध्यक्षता, और ये कहाँ पर किया था, तो इलाहाबाद में किया था, यानी कि प्रयागराज में। तो ये भी याद रखिएगा, यूपी से रिलेटेड है, प्रयागराज में हुआ था इसकी अध्यक्ष मतलब स्थापना। तो ये सारी चीजें थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आंसर सी पार्ट है 1924 बेलगांव। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो है किसने किया। अब यहाँ पे देखिए, अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया गया था जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो गठित हुआ था, इसके नेतृत्व करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में, तो 24 मार्च 1946 को आया था। 1946 को 24 मार्च को आया था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और इसके बाद एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस जो थे वही अध्यक्ष थे इसके, ये भी पूछ लिया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अंतरिम सरकार की अगर बात करेंगे तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री थे के पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध हो गया, विदेशी मामले का भी जो नेहरू जी के ही पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया इसमें। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री और तथा ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, इसके अलावा राजगोपालाचारी जो थे ये कौन किसके बनाए गए, तो शिक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए थे उस समय जब अंतरिम सरकार गठित हुई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद भारत को क्या घोषित करता है। ठीक है, तो भारत का जो अनुच्छेद 1 है, उसके संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, ये घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे संघ राज्य घोषित करता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है, तो संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान जो है अनुच्छेद 2 में किया गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, डी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है, त्रिस्तरीय वाला जो रखा गया था, यह बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रखा गया था। और ये जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 1993 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष आप क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था जो कि पंचायती राज से संबंधित था। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, ये 1957 में। इन्होंने सिफारिश किया त्रिस्तरीय पंचायती राज की। ठीक है, इसके बाद लागू हुआ। फिर 1977 में जो समिति एक आई, 1977 में वो आई अशोक मेहता समिति। इन्होंने जो है सिफारिश किया था इस कमेटी के थ्रू कि पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाया जाए। ठीक है, द्विस्तरीय। एल.एम. सिंघवी की बात करेंगे तो इनकी समिति जो थी 1986 में आई और इनके रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश जो है किसके द्वारा किया गया था, सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, 1986 में। तो ये हो गया आंसर, यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, इन्होंने किया था। इन्होंने बताया कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है। ग्रीनलैंड की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तरी अटलांटिक में हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी याद रखिएगा नुक है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। ग्रीनलैंड की अगर बात करेंगे तो यह है डेनमार्क के अधीन है। अभी किसके अधीन है, डेनमार्क के अधीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब हो गया, महासागर है, वन है, यहाँ तक कि एक जलीय जीवशाला भी को क्या कहा जाता है, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो अपने ही वातावरण में, अपने ही डाइवर्सिटी में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जीवशाला, तो इसको परिभाषित करने के लिए एक शब्द में उसको हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन राइट है। सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र में जीवमंडल के सभी संगठक के समूह जो एक दूसरे को पारस्परिक क्रिया करते हैं को सम्मिलित किया जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ए.जी. टांसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, ए.जी. टांसले के द्वारा किया गया था। और कब किया था, 1935 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता, इनमें से। ठीक है, प्रदूषित अगर जगह है
तो उनमें इनमें से कौन एक नहीं उगेगा वहां पर ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। लाइकेन, लाइकेन क्या है, ये वायु प्रदूषक का क्या होता है, ये संकेतक होता है। ठीक है, वायु प्रदूषक का क्या होता है, ये संकेतक होता है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगता, ये समझ लीजिए। ठीक है, वायु प्रदूषण अगर अधिक होगा तो लाइकेन की उत्पत्ति नहीं होगा, लाइकेन नहीं उगेगा। लाइकेन की बात करेंगे तो ये शैवाल प्लस कवक से बनता है। निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का समूह होता है ये जो है विभिन्न आधार, जैसे वृक्ष की पत्तियां हो गई, छाले हो गए, प्राचीन दीवारों हो गई, ठीक है, चट्टाने हो गए, शिलाओं, इन सब पर जो है लाइकेन उगते हैं, हरी हरी होते हैं। लाइकेन प्रायः दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होने के कारण ये प्रायः नगरों के समीप नहीं पाए जाते। ठीक है, लाइकेन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो ये समाप्त होने लगते हैं, तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो, इस तरीके से जान लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, IUCN की रेड लिस्ट को क्या कहा गया है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट जो होती है उसको क्या कहा गया है, तो IUCN की रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, जीवन का बैरोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रजातियों के खतरा, उनकी पार्थिव आवश्यकता, उनके निवास स्थान, उनके विलुप्त होने के जोखिम को कम करने के लिए संरक्षण कार्यों के बारे में एक समृद्ध जो है संग्रह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस गैस, इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, पौधा घर। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मीथेन होता है, ओजोन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जी नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः जो है अगर बात करें भूमंडलीय जो तापन इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि होती हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस जो होती है सूर्य से आने वाली अवरोधक या पराबैंगनी जो किरणें हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनका अवशोषण कर लेती हैं, इसलिए वातावरण गर्म रहता है हमेशा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड इनमें नहीं होती, बाकी सभी होते। चलिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन, उत्तर प्रदेश की पूछा गया बेसिकली, बताइए दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है उसका नाम है सोनाकर पहाड़ी। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह पहाड़ी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो मिर्जापुर जिले में ये पहाड़ियां आपको मिलेंगी, यहाँ पे स्थित है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमसोत चोटी, अमसोत चोटी। ठीक है, अमसोत चोटी है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सहारनपुर जिले में स्थित है। सहारनपुर जिले में ये स्थित है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी में, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आंसर सी ऑप्शन कैमूर। देखिए कैमूर के बारे में, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य एक है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी भी कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये अभी जो जूनियर स्टैंड 3284 उसमें पूछा गया था, ये सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर है, सोनभद्र जिला, तो ये ध्यान में रखिएगा, कैमूर की पहाड़ी सोनभद्र जिले में स्थित है। चलिए, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भी सोनभद्र जिले में ही स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, दुधवा नेशनल पार्क तो बिल्कुल स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बिल्कुल स्थित है। कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये कहाँ पर है, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो हस्तिनापुर ये मेरठ के क्षेत्रों के आसपास है। ठीक है, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे नहीं है। कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एक बाघ अभ्यारण्य भी है, और ये 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा 1973 में इसको जो है बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, और दुधवा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो लखीमपुर के आसपास पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डेटा उपकरण, डेटा को कौन सा डिवाइस, ये उपकरण मतलब इसका इंग्लिश में डिवाइस कहते हैं, कौन सा डिवाइस डेटा को मानव पठनीय के रूप में, ठीक है, मनुष्य जो उसको परिवर्तित मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है, ठीक है, वो कौन सा डेटा होता है ये बताना, कौन सा डिवाइस होता है, कौन सा डिवाइस होता है जो डेटा को मानव पठनीय के रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है, जिसको मनुष्य पढ़ सके, तो वो है आउटपुट डिवाइस। ये किसका काम है, आउटपुट डिवाइस का काम होता है। आउटपुट डिवाइस जो होता है कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को मानव पठनीय के रूप में चेंज करता है,
उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो मॉनिटर हो गया, आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा और कौन सा, स्पीकर हो गया, ठीक है, जिससे आप सुनते हैं सॉन्ग्स या वीडियो, ठीक है। और प्रिंटर हो गया, जिससे आप हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, तो वो भी एक तरीके से आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है? दुर्भावनापूर्ण मतलब एंटीवायरस प्रोग्राम इनमें से कौन सा एक नहीं होगा, ठीक है। वायरस, दुर्भावनापूर्ण मतलब वायरस, तो वायरस प्रोग्राम इसमें से कौन सा नहीं होगा जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिससे एंटीवायरस सुरक्षा करता है, वो वायरस नहीं है? तो ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल है। ट्रोजन हॉर्स एक क्या है, एक आपका ये वायरस है, ठीक है, एक वायरस का प्रकार है जिससे कंप्यूटर का एंटीवायरस से सुरक्षित किया जाता है। वायरस तो है ही है, वार्म भी एक प्रकार है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या है, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम यानी मैलिशियस, जिसको कह सकते हैं मैलिशियस प्रोग्राम के अंतर्गत ये नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रोजन हॉर्स होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूजर को वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन ये क्या करता है, ये इसी में क्या होता है, ये हानिकारक कोड छिपा होता है, ठीक है। लेकिन ये नुकसान करता है, कॉपी करता है और उसको हैक करके सिस्टम को हैक कर देता है। चलिए वायरस की बात करेंगे तो यह खुद को अन्य फाइलों में जोड़कर फैलता है और डेटा को नुकसान पहुंचाता है। वार्म की अगर बात करेंगे तो वार्म जो होता है ये नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता है, ठीक है। वार्म देखिए थोड़ा सा अंतर है, नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाना वार्म कहलाता है, ठीक है। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सभी नेटवर्क के माध्यम से नहीं, ये सभी प्रोग्राम होते हैं। तो नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाना जो है वो क्या होता है, वार्म होता है और सिस्टम को स्लो कर देता है। लेकिन वेब ब्राउजर जो होता है एक जो है आपका प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, सामान्य सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग नॉर्मल वेब ब्राउजिंग के लिए करते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण की बात करेंगे तो क्रोम हो गया, ठीक है। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है, फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर होते हैं। ये कोई मैलिशियस प्रोग्राम नहीं होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र स्थित है? इनमें से अगर देखिए तो कितनी जलवायु कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आंसर क्या है, सी ऑप्शन 9 है। टोटल कितनी है, 9 है। 9 कौन कौन सा है? तो पहला उसमें आ जाता है भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र पहला हो जाता है। दूसरा की बात करेंगे तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है वो दूसरा हो जाता है। तीसरा क्या है, मध्य पश्चिमी मैदान। मध्य पश्चिमी मैदान हो जाएगा तीसरा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मध्य मैदान हो जाएगा, ठीक है, मध्य मैदान हो जाएगा। मध्य मैदान की बात करेंगे, बुंदेलखंड हो गया। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। फिर अगर हम बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र आ जाता है, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद की बात करेंगे तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये सभी पूर्वी मैदानी के बाद एक आ जाता है विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर वाला क्षेत्र, तो विंध्य क्षेत्र आ जाता है। तो इस प्रकार 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जिनको आपको नाम भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? ठीक है, आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? आयुध कारखाना, आयुध निर्माण कारखाना जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कानपुर जिला। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गोला हथियार के निर्माण से लेकर आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा कानपुर, और काफी पहले से कानपुर में ही ये सब सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। चलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अगर अफीम उत्पादक जिला पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा बाराबंकी, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन बाराबंकी में होता है, लेकिन जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर में लगा है। गाजीपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे, ठीक है। कार्नवालिस की मजार यही गाजीपुर में ही स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्नवालिस की मजार गाजीपुर जो है बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम के कारखाने की स्थापना किया था। तो 1820 में अफीम की यहाँ से जो है स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद में जो है यहाँ पे जूट तथा वाल हैंगिंग को रखा गया। एक जिला एक उत्पाद अगर पूछा जाएगा तो जूट तथा वाल हैंगिंग को रखा गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्नलिखित में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया? ओबरा थर्मल पावर केंद्र की बात करेंगे तो ओबरा जो है ये सोवियत रूस की सहायता से स्थापना किया गया था 1960 के दशक में। कब स्थापना किया गया था? 1960 के दशक में, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे ओबरा ताप विद्युत गृह जो है किस जिले में स्थापना है, तो सोनभद्र जिला, ठीक है। सोनभद्र जिला, जो अभी इससे क्वेश्चन बना है सोनभद्र जिले से कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है, तो यही सोनभद्र जिला में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा सोनभद्र की बात करेंगे तो 4 मार्च 1989 को ये मिर्जापुर से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। 4 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसके बाद सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल किसको कहा जाता है? सोनभद्र को, ठीक है। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद सोनभद्र जो है 4 राज्यों से इसका सीमा रेखा टच करता है। उसमें आपका पहला आ जाता है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उसमें छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और चौथा आ जाता है मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं सोनभद्र की सीमा रेखा टच होती है। इसके अलावा सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का हेडक्वार्टर का नाम क्या है? रॉबर्ट्सगंज, यानी कि मुख्यालय सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में है, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख प्लांट जैसे कि अनपरा लगा हुआ है, इसके अलावा ओबरा लगा हुआ है, इसके अलावा रेणु सागर है, रेणु सागर हो गया, ठीक है। रेणु सागर के अगर हम बात करेंगे एनटीपीसी रिहंद है, एनटीपीसी रिहंद हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एनटीपीसी एक शक्ति नगर है, एनटीपीसी शक्ति नगर, एनटीपीसी शक्ति नगर हो गया। शक्ति नगर कहाँ पड़ता है? यह सिंगरौली क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे पावर प्लांट लगे, इसी के कारण इसे कैपिटल एनर्जी कैपिटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? तो सोन नदी, रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद नदी, कनहर नदी, कनहर नदी, साथ ही साथ बेलन नदी सोनभद्र में बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 किला है, विजयगढ़ का किला और अगौरी का किला। और यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स यहीं पर स्थित है, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स यानी गुप्त, शैलगुप्त क्या कहते हैं, चित्र कला, ठीक है, जो कि शैलों पर माने कि पत्थरों पे जो बनाया गया पेंटिंग्स, वो कहाँ है चित्रकला? ये यहीं सोनभद्र में, ठीक है। और विजयगढ़ का किला और आगौरी का किला, ये 2 किला याद रखेगा, सोनभद्र में स्थित है। रिहंद बांध यहीं पर स्थित है। रिहंद बांध जिसको हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये यहीं पर स्थित है, ठीक है। एक और यहाँ पे पार्क है सलखान, ठीक है, सलखान फॉसिल पार्क। अगर पूछा जाए सलखान फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका सोनभद्र में ही पड़ता है। तो ये सभी चीजें आपको सोनभद्र से रिलेटेड याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो बरेली में हुआ था, और बरेली में क्रांति का नेता को जो है कौन, किसने नेतृत्व किया था, बेसिकली ये बताना है। तो 23 की अगर बात करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के कौन थे? खान बहादुर खान। इन्होंने जो है 1857 के बरेली का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। 31 मई 1857 को बरेली में आज़ादी की घोषणा हो गई। बरेली पर पुनर्अधिकार प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें 24 फरवरी 1860 को मौत की सजा दी, ठीक है। नाना साहब जो थे, नाना साहब की बात करेंगे तो इन्होंने नेतृत्व कहाँ का किया था? कानपुर से, ठीक है, कानपुर से नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल की बात करें तो ये कहाँ से किया था नेतृत्व? तो लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है, विद्रोह का। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से उन्होंने नेतृत्व किया था। मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह जो थे बिहार से थे, बिहार के आरा जिले से, इनका वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार ये थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ये भी 1857 के ही मतलब रिलेटेड है। उसी की लड़ाई में जो है अंग्रेजी सेनापति था ह्यूरोज, उसने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक और खतरनाक थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका जन्म कब हुआ? 1828 में हुआ था। कब? 1828, 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वाराणसी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका से एक वाराणसी में घाट भी बना हुआ है, और इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में झांसी के राजा जो थे, झांसी के मराठा शासक थे गंगाधर राव, उनके साथ हो गया, ठीक है। और ये इसके बाद 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया था।
कहाँ पर निधन हुआ था? ग्वालियर में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत यानी जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? ठीक है, तो कौन से शहर में हुआ था 1924 में बैठक उत्तर प्रदेश के? तो ये हुआ था कानपुर। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद आदि सम्मिलित थे। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो भेड़कुंड की बात करेंगे तो ये सी पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये फर्रुखाबाद में, ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पे याद रखिएगा, जो पांचाल नरेश थे द्रुपद, उनकी पुत्री थी द्रौपदी, उसी से शादी करने के लिए अर्जुन ने जो है मछली की आंख को निशाना बनाया था, वो भेड़कुंड था। और भेड़कुंड कहाँ पड़ता है? ये आपका फर्रुखाबाद में पड़ता है। चलिए, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है। और ये कहाँ पर लगता है? तो गोवर्धन में लगता है। गोवर्धन कहाँ पड़ता है? मथुरा में। तो मथुरा के गोवर्धन में ये मेला लगता है। सर्वाधिक मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये मथुरा जिले में ही होता है। लगभग 86 मेले यहाँ पे लगते हैं पर साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? वो कौन सा नृत्य का प्रकार है, ये बताना। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चरकुला। चरकुला नृत्य में मथुरा और ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य प्रचलित है। इसमें महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों, लगभग 108 रोशन दीपक होते हैं, जिनको सर के ऊपर रखकर जो है नृत्य किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा जिला, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार और नटवरी पूर्वांचल, कौन सा इसमें से एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखें, कर्मा जो नृत्य है ये महोबा जिले में होता है, गलत है। ये सोनभद्र जिले में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? सोनभद्र जिला। तो यही गलत है। बाकी धीवर कहारों के द्वारा नटोरी पूर्वांचल में और धुरिया जो है बुंदेलखंड में जो है नृत्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, गलत वाला। चलिए, प्रसिद्ध सूफी संत किसके, कौन से सूफी संत हैं इनके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? तो देवा शरीफ मेला की अगर बात करेंगे प्रतिवर्ष, तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, मतलब किसकी वार्षिक उर्स पर होता है? तो ये होता है, इसका हो जाएगा कौन सा आंसर? वारिस अली शाह। ठीक है, क्या हो जाएगा? वारिस अली शाह। इनके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। ठीक है, ये भी पूछा लिया जाता है कि देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है? तो बाराबंकी में लगता है। ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य। ठीक है, सभी को पता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कथक नृत्य हो जाएगा। यहाँ पे भारत की जो शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां, उसमें कथक उत्तर प्रदेश का हो जाता है। भरतनाट्यम एक है, जो कि ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का हो गया। इसके बाद कथकली होता है। कथकली कहाँ का होता है? केरल होता है, केरल का होता है। ठीक है, केरल होता है। ठीक, कथकली के बाद कुचिपुड़ी होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का होता है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल का। तो केरल का 2 शास्त्रीय, मोहिनी अट्टम और कथकली। ओडिसी की बात करेंगे तो उड़ीसा में। मणिपुरी की बात करेंगे मणिपुर में। और सत्रिया नृत्य याद रखिएगा असम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो वो थे अमीर खुसरो। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? इसका आंसर क्या है? आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 24 घंटे के भीतर। और हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा
ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर है ए पार्ट, ठीक है। 68.84% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, बाकी इसमें 31.2% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। तो दोनों याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सही है। विशुद्ध अनुसंधान जो होता है वो मूलभूत नियमों की खोज करता है, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना करता है। तो तीनों करता है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ए पार्ट है, 1950 में इसको पारित किया गया था। 1952 में इसमें फिर संशोधन हुआ, इसके बाद फिर यह अधिनियम 1952 में लागू करा गया। लेकिन सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो ये 50 में पारित कब किया गया, 50 में, ठीक है। संशोधन हुआ 52 में और लागू हुआ 52 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था 18 जून 2001 को, 18 जून 2001 को में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इसका उद्देश्य था क्या था, किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना तथा किसानों को कृषि विशेषज्ञ और सरकारी योजनाओं से जोड़ना। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है। इनमें से ग्रामीण उद्योग, इनमें से एकमात्र ये हथकरघा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। हथकरघा उद्योग ग्रामीण उद्योग है। भारत का हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़े असंगठित आर्थिक क्षेत्र में से एक है। हथकरघा कलाकार छोटे कस्बों एवं गांवों में रहते हैं। ये देश की सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता। तो पहला दिया गया, अपनों से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक अथवा शुभकांक्षी, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, ये सही है। दूसरा है, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। सरकारी कार्यालय में जो लिखे जाने वाले पत्र हैं उसमें अभिवादन, सादर, नमस्ते नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन जो होता है वो भवदीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, भवदीय। तो गलत यही बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सी सही है। पढ़ लीजिए, पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय और पूज्य जैसे शब्द से प्रशस्तित होने बिल्कुल होना चाहिए। व्यक्तिगत पत्र में या वैयक्तिक पत्रों में औपचारिकता नहीं होती, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सभी सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस के अनुसार जो है प्रैक्टिस सेट समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पों में बताना है कि घोष वर्णों का सही विकल्प कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है, जरूर देखिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़िए फिर उसके आंसर देने की कोशिश करें। घोष या फिर घोष को ही सघोष कहते हैं, घोष या फिर सघोष, और दूसरा होता है अघोष, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, घोष या सघोष दोनों एक ही होता है। घोष सघोष व्यंजन की बात करेंगे तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वतंत्रियों माने स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर होते हैं, प्लस प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो जाता है, प्लस अंतस्थ व्यंजन हो जाता है, प्लस हा भी इसी में होता है। ये सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। सघोष इतना ही होता है, ध्यान रखिए। सघोष क्या होता है, सभी स्वर 3, 4, 5 और अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। इतना आपको याद रखना है कि इतने सारे क्या होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। सघोष व्यंजन होते हैं, सभी स्वर 3, 4, 5 अंतस्थ हा। ये हो गया सघोष। अब इसमें देखते हैं, वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, बिल्कुल होता है, गलत हो जाएगा यही, ठीक है। इसके बाद यर अलावा ह, यार अलावा ह घोष ध्वनियां है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यार अलावा घोष ध्वनियां है, ठीक है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में क्या आते हैं, यही यार अलावा होते हैं। और हा भी हो गया, ग घ अंगा ही घोष ध्वनियां है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही। अब देखिए यहाँ पे ही लिखा है, मतलब यही सिर्फ दो घोष ध्वनियां, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यही ध्वनियां नहीं है। स्वर तंत्रियों में कंपन होना घोष है, बिल्कुल, क्योंकि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो सी पार्ट सही नहीं है, बाकी सारे सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले या विरोध पूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अब मिश्र तथा संयुक्त वाक्य, तथा लगा है मतलब दोनों के बारे में बात किया गया है। मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले वाक्यों के बीच में हम अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। और अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है? एक बिंदु नीचे कामा, ये होता है अर्ध विराम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? संपूर्ण शुद्ध कौन सा है, ये बेसिकली बताना है। हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। दूसरा, उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाने चाहिए थी। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है, शुद्ध वाक्य है। अगर हम शुद्ध की बात करेंगे तो दोनों ही अशुद्ध है। क्या है? दोनों ही अशुद्ध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला क्या होना चाहिए? हमको हमारे पूजनीय, जो लिखा है गलत है। हमारे पूजनीय की जगह पे अपने और पूजनीय जो होना चाहिए, इस तरीके से सही शुद्ध होता है, ना कि इस तरीके से। जा आधा नहीं होता, जा पूरा होता है। पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, तो और सारे सही है, बस यहीं पर गलत किया गया था। ठीक है। दूसरा, उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाने चाहिए थी। अब देखिए, मृत्यु दंड की सजा, यहाँ पे जब मृत्यु दंड हो गया तो इसको सजा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और यहाँ पे थी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या? उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए था। ठीक है, उसे मृत्यु दंड क्या दिया जाना चाहिए था। इस तरीके से होता तो ये सही होता। ठीक है, इसलिए दोनों अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सुमेलित करना है। दिया गया है विशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए, पहला क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी या अव्यय शब्द को क्या कहते हैं? संक्षिप्तता या पुनरुक्ति दोष से बचने हेतु प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण शब्द किसी शब्द, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें, आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को सीधा एक का थर्ड हो जाएगा। ठीक है। विशेष क्या होता है? विशेष की अगर बात करेंगे तो विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष, विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है। फिर एक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता बताने वाले को, अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की बात करेंगे तो संक्षिप्तता या पुनरुक्त दोष से बचने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या है यहाँ पे? तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, ए, बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित चार विकल्पों में से सही वाक्य काल वाला विकल्प पहचाने। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसको हमें बताना कि कौन से प्रकार के काल में वाक्य लिखा गया है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यहाँ पे कौन सा काल है? तो प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे वाक्य का अगर हम बात करेंगे तो ये अपूर्ण भूतकाल में प्रयोग किया गया, क्योंकि पानी दे रही थी मतलब कि पानी दे रही है या कार्य जो हो रहा है वो चल रहा होता है। अपूर्ण भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं होता है। ठीक है, दे रही थी मतलब दे रही है या नहीं दे रही है ये कंफर्म नहीं, इसलिए अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्रिया भूतकाल में तो होती है परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता कि खत्म हो गया कि अभी चल रहा है, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल है। चलिए, एला, पर्यंक, मशक शब्दों का सही तद्भव शब्द क्या है बताना। एला का तद्भव शब्द क्या होगा? पर्यंक का क्या है? मशक का क्या है? चलिए, एला का क्या होता है? इलायची होता है शब्द। पर्यंक का पलंग होता है, मशक का मच्छर होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन से, बाकी सारे गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मृदु का विलोम क्या है? कटु है, तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा ये बताना। ठीक है, यदि मृदु का विलोम कटु है तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा? तो सभी जानते हैं ए पार्ट हो जाएगा, दीर्घ होगा। ठीक है। चलिए, सर, धौत और सर शब्दों का अर्थ की दृष्टि से शुद्ध विकल्प बताना। अगला प्रश्न, सर मतलब पहला वाला जो सर है इसका अर्थ क्या होता है? तो पहला वाला जो सर है इसका अर्थ होता है तालाब। दूसरा वाला जो अर्थ धौत है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है चांदी। और तीसरा जो है शर, इसका अर्थ क्या होता है? तीर होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये कोदंड जो दिया गया इसका अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? धनुष होता है। आंसर ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मज्ञान शब्द में समास कौन सा है? आत्मज्ञान शब्द में समास जो है वो है तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा है? तो आत्मज्ञान में क्या है? संबंध तत्पुरुष, ये संबंध बता रहा है। ठीक है, तो आत्मा का ज्ञान, इसका अगर हम
विग्रह करते हैं तो आत्मा का ज्ञान निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संबंध कारक की विभक्ति आगे काकी के काकरारी रे, जिससे लोप होने वाला समास संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, प्रेमोपासक यानी कि प्रेम का उपासक, ये सभी संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा जो है वो है हिंदी। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि 1951 में इसको जो है 1951 के अधिनियम के अंतर्गत पहली राजभाषा बनी। दूसरी राजभाषा जो पूछा जाए तो 1989 में संशोधन के बाद उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाया गया। ठीक है, तो अभी अगर देखा है दोनों भाषाओं का उपयोग करता है, लेकिन ऐसे पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा क्या? ए सी पार्ट करेक्ट है। चलिए, सरकार जो कुछ करना चाहती, क्वेश्चन नंबर 50 आ गए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को अगर करा नहीं सब्सक्राइब तो नीचे देखिए बटन सब्सक्राइब का लगा, उस पर कर दिए क्लिक और जो है कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, आगे और 50 क्वेश्चन बाकी हैं। चलिए, सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती लोक नीति कहलाती है। लोक नीति की उपयुक्त परिभाषा दिया गया है, किसके माध्यम से दिया गया है, इसमें यह बताना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कहा गया था थॉमस आर डे, याद रखिएगा, इन्होंने कहा था सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती लोक नीति कहलाती। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन किया? कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली का भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में 2026 तक के लिए भारत की नई विज्ञान एवं नवाचार नीति का रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे भारत तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जैसे प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथों की रचना मध्यकाल के किस महान विद्वान ने किया था? तो यह किया गया था भास्कराचार्य सेकंड के द्वारा। भास्कराचार्य द्वितीय ने कैलकुलस और बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट राइट हो जाएगा। जो सिद्धांत शिरोमणि है, यह गणित व खगोल विज्ञान की एक विशाल ग्रंथ है और लीलावती में अंक गणित के कठिन सवालों को कविताओं के माध्यम से समझाया गया है। चलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरह के प्राकृतिक आपदा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वायुमंडलीय तरह की प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ? वायुमंडल में ही आता है और यह जो होता है कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र में होता है, जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में बेसिकली ये पाए जाते हैं। चलिए, कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार सुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? यह आपके आ गया कंप्यूटर से। तो ये अगर हम बात करेंगे चार्ट के प्रकार चुनना, ठीक है, डेटा स्रोत को व्यवस्थित करना, डेटा सोर्स को व्यवस्थित करना, अरेंज करना, तो ये सभी चीज़ें जो आता है वो आपका डी ऑप्शन में आ जाता है, डिजाइन टैब के अंतर्गत। ठीक है, डिजाइन टैब का उपयोग चार्ट के प्रकार को बदला जाता है, लेआउट को समायोजित करना जाता है, चार्ट के लेआउट को परिवर्तित किया जाता है, चार्ट के स्टाइल में जो है परिवर्तन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें डिजाइन टैब के अंतर्गत होती हैं। चलिए, ब्लॉगिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? वर्ड से सीधे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से यूजर्स ब्लॉग सेवा जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, ठीक है, इसके ब्लॉगर हो गए आदि, इसके जो है कनेक्ट करके MS वर्ड में का उपयोग करते हुए ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 56। IP को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? ठीक है, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP और IP एक ही जगह हर जगह लिखा मिलता है आपको। ठीक है, तो उसी का ये IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर क्यों मानते हैं, प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है या क्यों कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का बी हो जाएगा। यह है उन नेटवर्क के बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। ठीक है, क्या होता है? यह उन नेटवर्क से बहुत कम डिमांड करता है जिन पर वो चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का बी है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क पर काम करने के लिए बहुत सी कम जो है आवश्यकताएं रखता है। ये ना तो डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है, ना ही ऑर्डर, क्वालिटी ऑफ सर्विस या सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य सिर्फ पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसे सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर की संख्या दी जाती है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, मेल सर्वर
ये मेल सर्वर, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वो क्या बन जाता है? जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल सेंड करता है तो वो क्या बन जाता है? आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजने लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लाइंट सर्वर बन जाएगा या क्लाइंट एसएमटीपी बन जाता है। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल सर्वर पर भेजता है तो भेजने वाला जो सर्वर है वो एसएमटीपी क्लाइंट के रूप में कार्य करता है, और इसी समय प्राप्त करने वाला सर्वर एसएमटीपी सर्वर के रूप में कार्य करता है। इस प्रक्रिया में एसएमटीपी सर्वर जो है मेल प्राप्त करने एवं प्रोसेस करने का कार्य करता है। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर जरूर याद रखिएगा, 25 होता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन एईपीएस का उपयोग करके किया जा सकता है? ठीक है, इनमें से कौन कौन सा बैंकिंग लेन देन है जिसका उपयोग एईपीएस के माध्यम से किया जाता है? तो वो सारे हैं। अगर हम बात करेंगे तो एईपीएस मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। आधार इनेबल पेमेंट जो है क्या है? सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का यूज करके जो है आपका वित्तीय लेन देन जो है ट्रांसफर है, ठीक है, तो उसको प्रयोग करने की अनुमति देता है। अब एईपीएस माध्यम से बैंकिंग सेवाएं जो आपको प्राप्त होती है उसमें नगदी जमा हो गया, नगद निकासी हो गया, बैलेंस पूछताछ है, मिनी स्टेटमेंट हो गया, आधार से आधार फंड ट्रांसफर हो गया, दोहरा प्रमाणीकरण हो गया, भीम आधार पे हो गया, ये सभी एईपीएस के माध्यम से दी जाने वाली बैंकिंग सेवाएं। तो इसमें सभी हैं, आंसर डी है, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, जब आप डेबिट कार्ड का उपयोग करके ई कॉमर्स साइट से कोई वस्तु खरीदने की प्रक्रिया में है, ई कॉमर्स साइट की पर प्रक्रिया सीवीवी नंबर की आवश्यकता होती है। सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ठीक है, सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप एटीएम कार्ड होता है आपके पास, जहाँ पे नंबर लिखा होता है बहुत सारा, उसके नीचे ही 3 अंक का जो होता है सीवीवी लिखा होता है ना, तो उस सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका अर्थ होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या उसका फुल फॉर्म होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कथन गलत है? पीडीएफ पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है। तो बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म ही होता है, जो कि एक पूर्ण रूप से ये क्या होता है, ये पता चलता है कि ये एक क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है। तो ये बिल्कुल सही है। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है, बिल्कुल सही, जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नेम तथा एक एक्सटेंशन नेम होता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं हो सकता, ये गलत है। स्पेशल करैक्टर हो सकते हैं, जैसे पीरियड हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है, हाइफन भी हो सकता है, सभी स्पेशल करैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत वाला बताना था। अगला प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है? क्रिप्टो करेंसी जब आप बात आएगी तो इसमें ब्लॉकचेन लगा दीजिएगा सभी। ब्लॉकचेन जो होता है एक विस्तृत और विकेंद्रित लेजर तकनीक होती है, जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को रिकॉर्ड और उसको क्या कहते हैं, प्रमाणीकरण, सत्यापित करना और संरक्षित यानी स्टोर करती है। ये जो टेक्निक होती है लेन देन की पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है, सिक्योरिटी को, और जो है न बदलने योग्य जो है प्रकृति सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी कौन कौन, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ठीक है, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके काम करती है। चलिए अगला प्रश्न है, बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, बुनियादी मतलब बेसिक मशीन लर्निंग जो प्रक्रिया होती है उनमें किस प्रकार के जो है क्रम का प्रयोग किया जाता है, इसमें से बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें तो बेसिक मशीन लर्निंग क्रिया में सबसे पहले होता है डेटा इनपुट करना। डेटा इनपुट मतलब कि सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है और फिर मॉडल में क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। फिर इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्शन करना। एब्स्ट्रैक्शन मतलब अमूर्तन करना, मतलब कि इस चरण में डेटा से फीचर्स निकालकर मॉडल को क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, मॉडल को क्या कहता है? ट्रेंड किया जाता है। फिर आपका आ जाता है जनरलाइजेशन, मतलब कि सामान्यीकरण करना। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है ट्रेंड किया गया डेटा जो है ट्रेंड किया गया, सॉरी, इसमें मॉडल को ट्रेंड किया गया है, और मॉडल ट्रेंड किया गया मॉडल, सामान्यीकरण में ट्रेंड किया गया मॉडल नए डेटा पर जो है शो करता है, और जनरलाइजेशन की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें डेटा इनपुट, अमूर्तन और सामान्यीकरण, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत यानी कि लो पावर
लो पावर लंबी दूरी मतलब कि लॉन्ग रेंज, ठीक है, लो पावर लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे आईओटी मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनुप्रयोग में लोकप्रिय बनाती है। ठीक है, तो लो पावर लॉन्ग रेंज इसके लिए कौन सी इसमें से प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है ये दिया गया, ठीक है, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए गए इस प्रकार के। तो लो पावर लॉन्ग रेंज के लिए इनमें से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है आईओटी टेक्निक में, तो लो पावर लॉन्ग रेंज के लिए लोरा वैन का इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, लॉन्ग रेंज जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। तो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क ये विशेष प्रकार से क्या होता है, कम बिजली की खपत यानी लो पावर और लंबी दूरी कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, लॉन्ग रेंज के लिए डिजाइन किया गया। ये आईओटी अनुप्रयोग के लिए जो है स्मार्ट कृषि हो गया, पर्यावरण निगरानी हो गया, इन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये सभी आईओटी में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स हैं। ब्लूटूथ भी है, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग रेंज ना होकर ये शॉर्ट रेंज में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये भी शॉर्ट रेंज में ही होता है, ये भी शॉर्ट रेंज में होता है। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज अगर पूछा जाएगा तो आपका ब्लूटूथ, एनएफसी, वाईफाई ये सब हो जाएगा, लेकिन लॉरा वेन जो है ये क्या है, लॉन्ग रेंज के लिए, लो पावर के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा स्टोर करती है। हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में, अब जब अगर हम बात करेंगे हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा जब स्टोर किया जाता है तो वहां पे हो जाता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, स्वैप फाइल का उपयोग कब किया जाता है, जब किया जाता है जब सिस्टम की रैम पूरी तरह से उपयोग में हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से भरी हुई होती है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप फाइल का हार्ड ड्राइव पर बनाता है और इसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करता है। ये रैम के जितनी क्या होती, तेज नहीं होती, रैम के जितनी तेज नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 65 के आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्विच का प्रयोग करते हैं। लैन में मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं, तो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, दूध के खराब होने का मुख्य जैविक कारण क्या है। तो इसके लिए मुख्य जैविक कारण क्या है, बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदल देना, जिससे कि दूध खराब हो जाता है। तो ये मुख्य कारण बनता है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वीपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय पड़ता है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो वहीं पर यह एक बौद्धिक संस्था है जहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। 1967 में इसको जो है क्या स्थापना किया गया था, लेकिन 74 यानी 1974 में संयुक्त राष्ट्र की यह विशेष एजेंसी बनी। भारत इसका कब सदस्य बना, 1975 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है। राज्य आपदा प्रबंधन, ये नया टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ा गया, इसलिए इसमें क्वेश्चन आते हैं और हर प्रैक्टिस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए, पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए, आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए को शॉर्ट फॉर्म में एसडीएमए कहते हैं। इसका जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ही होता है। इसकी स्थापना राज्य आपदा प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। इसमें अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री 8 सदस्यों को और नामित करता है। तो मुख्यमंत्री प्लस 8 सदस्य और होते हैं इसमें, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन जो है अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियां योजनाओं की मंजूरी देना, लागू कराने का कार्य जो है इसके माध्यम से करते हैं। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है, तो वो है तमिलनाडु राज्य। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भूस्खलन का प्रभाव जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है, और इसके साथ सभी पूर्वी राज्य जो क्षेत्र में भूस्खलन से ज्यादा प्रभावित है। दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल आ जाते हैं। तो इसमें तमिलनाडु दिया गया तो ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एआई और क्वांटम तकनीक के स्वदेशी क्रम में प्रमुख बाधा कारण क्या है। एआई को और क्वांटम तकनीक की अगर बात करें तो देखिए, एआई जो होता है, एआई और क्वांटम जो तकनीक है ये अत्यधिक कैपिटल इंटेंसिव और नॉलेज इंटेंसिव क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें उच्च पूंजी निवेश और विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता जो है यहाँ पे बाधा बनती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 का सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एज आई का है। एज एआई क्या है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज एआई का प्रमुख लाभ इनमें से क्या होगा। क्लाउड डिपेंडेंसी होगा, नहीं ये प्रमुख लाभ नहीं। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोनॉमस सिस्टम से ये भी लाभ नहीं। केवल स्टोरेज ये भी लाभ नहीं। वॉइस रिकॉग्निशन की बात करेंगे
तो यहाँ पे इसका प्रमुख लाभ है, ठीक है। 71 का माफ करेगा, 71 का यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन नहीं होगा, बी पार्ट। वॉइस रिकॉग्निशन तो इसी के अंतर्गत है। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोनॉमस सिस्टम होता है। एज एआई क्या होता है, इसका लाभ है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोनॉमस सिस्टम। अब एज एआई होता क्या है, देखिए एज एआई की बात करेंगे तो ये क्या करता है, नजदीक, एज मतलब नजदीक, पास में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ही डिवाइस के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो ये लोकल प्रोसेसिंग करता है, इंटरनेट पर ये कम निर्भर होता है, बेहतर ये प्राइवेसी देता है क्योंकि डेटा डिवाइस से बाहर नहीं जाता, डिवाइस के अंदर ही जो है सारे कार्य होते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे एज एआई तो ऐसी तकनीक होती है जिसमें एआई का डेटा प्रोसेसिंग होता है उसी डिवाइस पर होता है जहां डेटा जनरेट हो रहा है, ना कि किसी दूर स्थित क्लाउड स्टोरेज पर, ठीक है। तो जिस डिवाइस में स्टोर है, जिस डिवाइस में प्रोसेसिंग हो रहा है उसी डिवाइस में डेटा स्टोर हो रहा है, इसी डिवाइस में प्रोसेसिंग हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, एज एआई कहते हैं, एज एआई कहते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख लाभ है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। इसमें बैंडविड्थ की बचत होती है, जैसे डेटा को बार बार क्लाउड पर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, जिससे इंटरनेट डेटा या बैंडविड्थ की बचत होती है। उदाहरण की बात करेंगे तो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन क्या है, स्मार्टफोन एज एआई का उदाहरण है। इसमें जो फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक हो गए, एज एआई के माध्यम से रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, वॉइस रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन भी इसी के अंतर्गत, इसी के माध्यम के अंतर्गत होता है, ठीक है। दूसरा हो गया सेल्फ ड्राइविंग कार जो हो गया, स्मार्ट कैमरा हो गया, जैसे कि संदिग्ध गतिविधियों को पहचान कर तुरंत अलर्ट भेजना, ये एज एआई का ही प्रोसेस है। और इसके अलावा वेरिएबल डिवाइस जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच जो पहनते हैं और स्मार्ट वॉच में जो आपका हार्ट बीट बताता है, ये रियल टाइम प्रोसेस की निगरानी करके ही बताता है। तो सब ये एज एआई के क्या है, उदाहरण है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, पंचायतों का लोकतंत्र बढ़ने पर प्रभाव में क्या शामिल है। पंचायतों का लोकतंत्र बढ़ने पर स्थानीय सशक्तिकरण होता है, सामाजिक समावेशन होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, तो ये सभी होता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है। भारत के पहला परमाणु बिजली घर पूछेगा तो आप तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र लगा दीजिएगा, 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र जिले में, महाराष्ट्र राज्य में, आंसर बी ऑप्शन। नरौरा कहाँ है, अपने उत्तर प्रदेश का है, बुलंदशहर नगर में, ठीक है, जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है, तो उस चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 732 मीटर ऊंची है और फीट में अगर पूछा गया 2402 फीट है, ठीक है, 2402 फीट है और 732 मीटर है। तो ये ऊंचाई के साथ द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। यह चोटी जो है डिगलीपुर के पास स्थित है और इसके चारों ओर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी फैला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो उस नदी का नाम क्या है, तो वो है कोसी नदी, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे, कोसी नदी तिब्बत के हिमालय से ये निकलते हुए नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और यह सप्तकोसी के रूप में भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है, तो वो है यक्षमा, यक्षमा मतलब टीबी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है दूषित दूध के सेवन से मनुष्यों में फैलने वाला प्रमुख जूनोटिक रोग जो है क्या है, यक्षमा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को स्वीकृति दिया गया है, कितने करोड़ रुपए दिया गया है इसमें स्वीकृति, तो वो है 69,725 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा ए, इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, तो उनका नाम क्या है, तो उनके नाम की बात करें 78 का, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, किरण देसाई नाम है। इनका उपन्यास है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, तो ये इस उपन्यास के लिए इन्हें जो है बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, तो बी ऑप्शन राइट है। चलिए, जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क से यूसीसीएन में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा ए पार्ट, इसको लखनऊ के लिए लखनऊ को नामित किया गया है, ठीक है। तो जून 2025 में ये आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे गैस्ट्रोनॉमी का शहर दर्जा प्राप्त है और दूसरा अभी हो गया ये
अपना उत्तर प्रदेश लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ठीक है। चले, जून 2025 में उत्तर प्रदेश किस जिले में इसरो इन स्पेस ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, कुशीनगर में ये किया गया, ठीक है। जून 2025 में कुशीनगर में इसरो इन स्पेस के ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग किया गया। आंसर क्या है यहाँ पे ए पार्ट राइट है। अगले प्रश्न, जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल ड्रेंडिमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिर्जापुर जिले से, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। मिर्जापुर के बगही गांव में रहने वाले, चुनार तहसील है वहां बगही गांव है, वहीं पर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 82, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, किसका प्रयोग पर अग्रसारित करता है? तो ये करता है संसाधनों के समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, इन सभी पर करता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित इसमें से अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 112। याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और अनुच्छेद 88 जो है ये सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन सही है 112। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक प्राधिकरण है? इसमें से मौद्रिक प्राधिकरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। मुद्राओं का समन्वयन या निर्देशन या जारी करना सभी आरबीआई का काम है। एक केंद्रीय बैंक है भारत का, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ये मुद्रा की निगरानी करता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, ठीक है। बैंकों का बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? इनमें से सभी एटीएम को जोड़ने वाला संस्था जो है वो कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है जो भारत के सभी एटीएम को एक साथ जोड़ता है। एनपीसीआई इंग्लिश में कहते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर क्या है? ए सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेद में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को की स्थापना कब की गई? टेल्को की स्थापना किया गया था 1945 में। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट है। अभी 2003 में इसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया है टेल्को कंपनी का। तो आंसर क्या है? सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट, 1945। चलिए, सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से 2015 में अपनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। टोटल कितने लक्ष्य इसमें? 17 लक्ष्य हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक इसका लक्ष्य है 2030 तक जो है गरीबी खत्म करना, ग्रह की रक्षा करना, सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को किसकी गारंटी दी गई है? तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। तो 23 से आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 क्या है? ए पार्ट है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो दिया गया, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करती है? ठीक है, ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी की साइज जो होती है ये एड्रेस लाइंस पर निर्भर करती है, ठीक है। एड्रेस लाइन, वर्चुअल मेमोरी की जो साइज है मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम तथा प्रोसेसर की एड्रेस लाइन पर जो है निर्भर करती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, निम्न में से कौन सा जिला खनिज औद्योगिक कॉरिडोर तीनों दृष्टि से 2025 में रणनीतिक महत्व रखता है? इनमें से तो वो कौन सा जिला है? तो उस जिले का नाम है सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र को क्या कहते हैं? ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। सोनभद्र के बारे में बात हो गई, तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे के जो 90 से लेकर 100 क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन है आपके, ये आपका जो है पाई चार्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन से है, और इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं उसमें डिस्कस करूंगा, ये पाई चार्ट ग्राफ चार्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप बने रहिएगा वीडियो से, आपको जल्द ही पाई चार्ट और ये ग्राफ चार्ट जो भी है इसके 10 क्वेश्चन अलग से आपको मिलने वाले हैं पर डे, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। और एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।